नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी भारत की मिट्टियों के बारे में। ठीक है, वो पार्ट 1 वीडियो था आपका। उसमें हमने बात की थी कि मृदा क्या है, किस शब्द से उत्पत्ति इसकी हुई है, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसमें हमने 5 कारक आपको बताए थे। इसके बाद इनकी व्याख्या भी हमने देखी थी। ठीक है, और इसके बाद हमने मृदा संगठन की बात की थी कि मृदा जो बनी है जिन तत्वों से मिलकर के, उनमें कौन कौन से तत्व हैं, जिनमें मुख्य रूप से 5 तत्व आपको बताए थे। इसके बाद हमने देखा था कि मृदा की प्रोफाइल यानी सॉइल प्रोफाइल के बारे में हमने देखा था, जिसमें 5 लेयर्स आपको बताई थी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमने अम्लीय और क्षारीय मृदा पर बात की थी। इसके बाद हमने पीएच वैल्यू कितने से कितने तक होती है तो अम्लीय मृदा होती है, कितने वैल्यू होती है तो उदासीन होती है, और कितनी वैल्यू होती है तो वो आपकी क्षारीय मृदा होती है। इस पर भी हमने आपसे चर्चा की थी। ठीक है, इसके बाद बताया था कि अम्लीय मृदा अगर है तो उसको सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए, और अगर क्षारीय मृदा है तो उसको सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, आज आपका भारतीय मिट्टियों से संबंधित ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। भारत की मिट्टियाँ यानी सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे हम शॉर्ट में ICAR भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस का जो मुख्यालय है वो भोपाल में। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि जो मृदा विज्ञान संस्थान है उसका मुख्यालय भोपाल में है, और जो कृषि अनुसंधान परिषद है यानी ICAR है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में, और IISC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस का जो मुख्यालय है, SC नहीं होगा दोस्तों, SS होगा, यानी II और SS का मुख्यालय जो है वो आपका भोपाल में है। ICAR की बात करें अगर, तो फुल फॉर्म तो आपको बता ही दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, मोटो है इसका एग्री सर्च विद ए ह्यूमन टच। ठीक है, टाइप रजिस्टर्ड सोसाइटी है ये, यानी सरकारी संस्था है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 16 जुलाई 1929 को हुई थी, यानी 95 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बजट की बात करें तो 7800 करोड़ का आपका इसका बजट रहता है, और ये किसके अंतर्गत काम करती है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। इसके डायरेक्टर जो हैं वो हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी लोकेशन कहाँ पर है तो नई दिल्ली में, क्योंकि हेडक्वार्टर आपका यहीं पर है। ठीक है, तो दोस्तों जो ICAR है यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसने भारत की मिट्टियों को 8 प्रकारों में विभाजित किया है। ठीक है, यानी भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ कौन कौन सी? पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी, लवणी और क्षारीय मिट्टी। ठीक है, ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ ICAR ने डिसाइड की हैं। इस चित्र में जो दिखाया गया है कि इन मिट्टियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार है। ठीक है, तो पर्वतीय मृदा को ग्रीन कलर से साइन किया गया है, तो पर्वतीय मृदा आप देख सकते हो। जलोढ़ मृदा को लाइट ग्रीन से दिखाया गया है, ये आपकी जलोढ़ मृदा का दिखाया गया है क्षेत्र। लाल और पीली मिट्टियाँ इन क्षेत्रों में दिखाई गई हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र आपका ये है। लैटेराइट मिट्टी आपकी यहाँ पर है, यानी कि टुकड़ों में पाई जाती है। शुष्क मिट्टी आपकी इधर दिखाई गई है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो पाई जाने वाली 4 प्रकार की मिट्टियाँ इस प्रकार हैं, यानी भारत में तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, तो वो 4 मिट्टियाँ कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा भाग में इंडिया में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद लाल मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी कितने % भाग पर है? 43।
लाल मिट्टी यानी रेड सॉयल 18% भाग पर है। काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉयल 15% भाग पर है। ठीक है। इसके बाद है पहाड़ी और वन मिट्टी यानी माउंटेन या फॉरेस्ट सॉयल जो है वो 8% भाग पर है। रेतीली मिट्टी या शुष्क मिट्टी भी इसे कह सकते हो। ठीक है, ये डेजर्ट सॉयल, ये आपकी 4 से 5% भाग पर है। लैटेराइट मिट्टी 3.7% भाग पर है। लवणी और जो क्षारीय मृदा है यानी सलाइन या एल्काइन सॉइल जो है वो 2% भाग पर है। पीट और दलदली मिट्टी जो है यानी पीटी और मार्सी जो सॉइल है वो लगभग 1% भाग पर है। तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे कम मिट्टी कौन सी है तो आपकी पीट और दलदली मिट्टी है, और सबसे ज़्यादा कौन सी है तो जलोढ़ मिट्टी है जो कि 43% भाग पर पाई जाती है। ठीक है, इस चित्र में भी आपको यही दिखाया गया है। इलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक यानी काली मिट्टी, रेड और येलो यानी कि लाल और पीली मिट्टियाँ, लैटेराइट मिट्टी और एरिड और फॉरेस्ट और माउंटेन यानी पर्वतीय और वनी मिट्टियाँ। ठीक है, आपको दोस्तों एक फैक्ट याद रखना है कि भारत की जो मिट्टियाँ हैं सभी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस के तत्वों की कमी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि भारत में चाहे कोई भी मिट्टी हो उसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसीलिए आपको पता है कि भारतीय किसान यूरिया व डीएपी जैसे खरपतवारों का इस्तेमाल डीएपी जैसे उर्वरकों का छिड़काव करते हैं ताकि फसलों का उपजाऊपन बढ़ सके। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम अगर एक अनुपात की बात करें तो एक अनुपात होता है आपका NPK। ठीक है, NPK अनुपात, और ये होता है 4:2:1। यानी जो स्वस्थ मृदा होती है उसमें N का मतलब है नाइट्रोजन 4% होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद P का मतलब है फास्फोरस, इसमें 2 होना चाहिए, और K का मतलब है पोटेशियम आपका कितना होना चाहिए 1% होना चाहिए। यानी इनका ये अनुपात है आपका। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जलोढ़ मिट्टी की। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से भारत में 2 स्थानों पर मिलती है, यानी इसके 2 क्षेत्र हैं। एक तो है उत्तर भारत का मैदान और दूसरा है तटीय क्षेत्र। उत्तर भारत के मैदान में हमने आपको जब भौतिक स्वरूप पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सिंधु, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया जो विशाल मैदान है उसमें आपकी जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। तटीय क्षेत्र कहने का मतलब है पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र भारत का। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी सतलज के मैदान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदान तक पाई जाती है। तटीय मैदान के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्र तथा पश्चिमी तटीय मैदान में केरल, गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पर्वतों से बहाकर लाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में निक्षेपित कर दी जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि पर्वतीय भागों में नदियाँ अपक्षय और अपर्दन का काम करती हैं, जिससे उनको जो मलबा प्राप्त होता है उसे लाकर के मैदानों में बिछा देती हैं, जिससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी दरअसल 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी खादर और दूसरी होती है आपकी बांगर। खादर का मतलब है नई जलोढ़ और बांगर का मतलब है पुरानी जलोढ़। ठीक है, तो सबसे पहले आपका खादर है। खादर नदियों के आसपास के क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। ठीक है, नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष
बाढ़ से मिट्टियों को बहाकर लाया जाता है और निक्षेपित कर दिया जाता है, जिसके कारण खादर मिट्टी प्रत्येक वर्ष नवीन हो जाती है, यानी नई हो जाती है। ठीक है। नदियों से दूर कुछ ऊंचे क्षेत्र के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। भारत की मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में भी खादर मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। यानी वैसे पूरे भारत में तो जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ है, लेकिन जलोढ़ दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर, तो उसमें भी खादर मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है। बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ यानी कंकड़ मिलते हैं। जलोढ़ मिट्टी में भी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे खादर और बांगर को और अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करें तो मान लीजिए ये कोई नदी प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी का जल इस रास्ते को तोड़कर बाहर निकल जाता है और यहाँ पे नवीन मिट्टी को बिछा देता है, तो ये तो आपकी खादर हो गई। और नदी से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ऊंचे भाग होंगे जहाँ पर बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, तो इस मिट्टी को हम क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। इस चित्र में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को दिखाया गया है, यानी एलुवियल सॉइल को दिखाया गया है क्षेत्र को। तो आप देख सकते हैं सतलज नदी के मैदान से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान तक इसका विस्तार है। ठीक है। गुजरात वाले कुछ भागों में भी इसका विस्तार है। पूर्वी तटीय मैदानों में इसका ही विस्तार है, जिसमें आपके जो नदियों के डेल्टा हैं वहाँ पर है। केरल वाले क्षेत्रों में भी इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम इसी चित्र में अगर राज्यों की बात करें तो आपका पंजाब, गुजरात, राजस्थान का पूर्वी भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, इन क्षेत्रों में, और इसके अलावा जो तटीय राज्य हैं आपके जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद है आपकी लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग लगभग 18% भाग लाल मिट्टी का है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि लोहे का ऑक्साइड जिसमें भी पाया जाएगा उसका रंग लाल ही होता है। भारत के पूर्वी पठारी भाग में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है, यानी कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है और प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में तथा पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ठीक है। इस मिट्टी में भी दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों की मिट्टी है, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है आपका उसमें भी जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर ये पाई जाती है मिट्टी। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए यह मोटे खाद्यान्न जैसे ज्वार, बाजरा आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है। तो ये आपको याद रखना है कि लाल मिट्टी मोटे खाद्यान्न के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों इस चित्र में लाल और पीली मिट्टी दोनों को एक साथ दिखाया गया है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं ये आपका पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार के जो पूर्वी भाग हैं वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी लाल मिट्टी का विस्तार कहीं कहीं पर पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद है आपकी अगली मिट्टी है काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक सॉइल।
दोस्तों काली मिट्टी को काली कपास वाली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद रखना है। काली मिट्टी को कपास मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी। ठीक है, इसके अलावा इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे करेल मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो काली मिट्टी को चरनोजम के नाम से जाना जाता है। तो इतने सारे नाम हैं, इसे याद रखना है। ठीक है, काली मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो नीचे से आपका पिघला हुआ पदार्थ जो नीचे होता है उसे मैग्मा कहते हैं। ये मैग्मा जब धरातल पर आता है तो चारों दिशाओं में फैल जाता है और फैलने के बाद ये ठंडा होकर के जम जाता है, तो इसे हम लावा कहते हैं। और इससे जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टान आपको पता है 2 प्रकार की होती है, एक होती है बेसाल्ट, एक होती है आपकी ग्रेनाइट। ठीक है, तो बेसाल्ट चट्टान जो होती है आपकी, उसमें जब अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया होती है तो उससे जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम लावा मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, दक्कन के पठार के अलावा, यानी दक्कन के पठार पर तो पाई जाती है काली मिट्टी ही, इसके अलावा काली मिट्टी मालवा पठार के क्षेत्र में भी पाई जाती है। अर्थात काली मिट्टी मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। ठीक है, और दोस्तों हमने आपको भारत के भौतिक प्रदेशों में आपको ये सब बता रखा है कि मालवा पठार कहाँ पर है, दक्कन का पठार कहाँ पर है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। काली मिट्टी का भौगोलिक विस्तार सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में है, किंतु काली मिट्टी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिले, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, इसके अलावा तमिलनाडु के सलेम क्षेत्र, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली जिला, राजस्थान का बूंदी व टोंक जिला में और छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र तक फैली हुई है। ठीक है, काली मिट्टी में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। यानी जो जितनी भी प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है वो किस में होती है? तो वो काली मिट्टी में ही होती है। अर्थात थोड़ी वर्षा होने पर भी ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने के उपरांत इस पर मोटी मोटी दरार भी पड़ जाती है। यानी तुरंत ये गीली हो जाती है और तुरंत सूख भी जाती है। काली मिट्टी के इसी गुण के कारण यानी कि जल्दी से सूखने और जल्दी से गीली होने के कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, गुजरात राज्य में सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि जबकि कपास मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है, लेकिन जो कपास की मिट्टी यानी काली मिट्टी का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो महाराष्ट्र राज्य में है। काली मिट्टी शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वतः ही जल धारण करने की क्षमता होती है। क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए ये शुष्क क्षेत्र के लिए यानी शुष्क खेती के लिए जानी जाती है। दोस्तों इस चित्र में आपको काली मिट्टी के क्षेत्र को दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है आपका, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में तो लाल मिट्टी का विस्तार था, लेकिन इसके पश्चिमी भाग में आपके काली मिट्टी का विस्तार है।
ये आपका गुजरात क्षेत्र में है, यानी सौराष्ट्र क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र, कर्नाटक का उत्तरी भाग, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो विस्तार है काली मिट्टी का वो महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र का जो दक्कन का पठार है आपका, वो पूर्णतः काली मिट्टी का क्षेत्र ही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगली मिट्टी है आपकी लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण दो परिस्थितियों में होता है, ठीक है। एक तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और दूसरा अधिक गर्मी होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा है और वर्षा भी यानी रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, वहीं पर आपकी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन भारत में कहाँ पे मिल सकती हैं? तो उपयुक्त दोनों परिस्थितियाँ भारत में 3 क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो चीज़ है आपको, यानी टेम्परेचर और वर्षा कहाँ पे कितनी होती है, इसको समझने के लिए आपको भारतीय मानसून को समझना पड़ेगा, और हमने भारतीय मानसून को बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है आपको। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको तापमान और वर्षा का वितरण भारत में समझ में आ जाएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में वर्षा और तापमान कहाँ पे ज़्यादा है, उसके 3 क्षेत्र हैं। एक तो पश्चिमी घाट, इसके अलावा है ओडिशा तट, और दूसरा है आपका शिलांग का पठार, ठीक है। इस चित्र में हम आपको बता सकते हैं, ये आपकी लैटेराइट मिट्टी का विस्तार है, यहाँ पर भी है और आपका यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर आपका शिलांग का पठार है, ये आपका पूर्वी घाट का क्षेत्र है, ठीक है। ओडिशा तट पर सर्वाधिक वर्षा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होती है, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में कब आते हैं? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आते हैं, ठीक है। लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ठीक है। भारत में लैटेराइट मिट्टी का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो केरल तथा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में है, क्योंकि इन राज्यों में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के सहारे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। साथ ही विषुवत रेखा के समीप होने के कारण इन क्षेत्रों में गर्मी भी बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन आपको मिल गई, तापमान भी ज़्यादा मिल गया और वर्षा भी मिल गई, तो इन क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इस चित्र में आप देख सकते हो लैटेराइट मिट्टी का विस्तार। तो इस क्षेत्र में यानी शिलांग के पठार में आपको पता है गारो, खासी, जयंतिया नामक पहाड़ियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ये आपका पश्चिमी घाट वाला एरिया है, ठीक है। ये केरल का क्षेत्र है, ये आपका महाराष्ट्र क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी आपकी लैटेराइट मिट्टी का विस्तार है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है और रेनफॉल भी आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। भारत में जो लैटेराइट मिट्टी के क्षेत्र हैं वो आपके प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो सह्याद्री है, सह्याद्री हमने बताया था कि जो आपका पश्चिमी घाट है उसे महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं? तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु की सेवराय पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर भी लैटेराइट मिट्टी है। ओडिशा तट पर, झारखंड की राजमहल पहाड़ियों पर भी आपकी लैटेराइट मिट्टी ही है, ठीक है। असम में मिकिर और रेंगमा पहाड़ी और मेघालय में शिलांग पठार पर यानी गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर इसी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। दोस्तों लैटेराइट मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी के बाद भारत में चौथा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है, ठीक है। दोस्तों इस फैक्ट में हमें थोड़ा सा डाउट है, तो इसे आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। लैटेराइट मिट्टी का रंग ईंट जैसा होता है। ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लैटेराइट मिट्टी ही होती है। लैटेराइट मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास
ये चारों तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है। लैटेराइट मिट्टी में लोहे, एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। लोहे के ऑक्साइड के कारण ही लैटेराइट मिट्टी का जो रंग है वो लाल होता है। ठीक है। और अधिक वर्षा के कारण और क्रम से भीगने तथा सूखने के कारण इन क्षेत्रों की मिट्टी में सिलिका तत्व पानी के साथ रिस कर मिट्टी के नीचे चले जाते हैं अर्थात सिलिका पदार्थ का निक्षालन हो जाता है। निक्षालन प्रोसेस हमने आपको कल के वीडियो में बताया था, तो आप समझ जा सकते हैं कि निक्षालन यानी लीचिंग प्रोसेस आपका क्या होता है। अतः ये कहा जा सकता है कि लैटेराइट मिट्टी का निर्माण सिलिका के निक्षालन से हुआ है। ठीक है। लैटेराइट मिट्टी निक्षालन क्रिया द्वारा निर्मित मिट्टी है, इसलिए यह एक अनुपजाऊ मिट्टी होती है। लेकिन यह पेय पदार्थों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाला, काजू, सिनकोना आदि की खेती के लिए जानी जाती है। चाय की कृषि के लिए अम्लीय मृदा ही अधिक उपयुक्त होती है और जो लैटेराइट मिट्टी है वो आपकी अम्लीय मृदा ही होती है। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक बात करते हैं क्योंकि वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने आपसे बात की प्रमुख रूप से भारतीय मिट्टियों के बारे में। ठीक है, भारतीय मिट्टियों के बारे में, और हमने आपको बताया जो ICAR है उसने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है। पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सब हमने आपको बताया। इसके बाद हमने भारत में अलग अलग जो भारत में मिट्टियां हैं उनका परसेंटेज कितना है ये भी आपको बताया। इसके बाद हमने जलोढ़ मिट्टी पर बात की। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर, ये भी आपको बताया। ठीक है। इसके अलावा ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है ये भी आपको बताया। लाल मिट्टी, इसके बारे में बताया और इसका रंग लाल क्यों होता है ये भी आपको बताया। किन क्षेत्रों में पाई जाती है इस पर भी चर्चा की। इसके अलावा काली मिट्टी पर बात की, इसके अलग अलग नामों के बारे में आपको बताया। ठीक है। और उनके नाम देने के कारण क्या हैं ये भी बताया। किन क्षेत्रों में पाई जाती है ये भी आपको बताया। ठीक है। इसके बाद हमने लैटेराइट मिट्टी की बात की, तो लैटेराइट का मिट्टी निर्माण किस कंडीशन में होता है ये बताया आपको। ये इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं ये भी हमने आपको बताया। ठीक है। और लैटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ ये भी आपको बताया। ठीक है। और लैटेराइट मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है ये भी आपको बताया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, भारतीय मिट्टियों से संबंधित ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है। तो आज हम यहीं तक बात करते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे आपसे पार्ट 3 के बारे में, और लगभग पार्ट 3 में ही आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।